नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रीवा में डीएसपी के पद पर पदस्थ श्रीमती गायत्री तिवारी मैम से। मैम, आपने बीएमएस किया था, इसके बाद आज आप डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं, तो आपने आखिर कैसे आपका इस फील्ड में जाने का विचार है? 2010 में मैंने भोपाल से बीएमएस की डिग्री प्राप्त की। उस मेरी प्रारंभिक जो रुचि थी वो सिविल सर्विस में थी। टेक्निकल डिग्री के रूप में मैंने बीएमएस किया था। बीएमएस सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान चूँकि मैं वनडे एग्ज़ाम भी देती थी, उस दौरान मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में 2012 में हुआ। 2012 से 2018 तक मैं डीएसपी में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ रही। सब इंस्पेक्टर के दौरान भी लगातार मैं पढ़ाई से दूरी नहीं बना सकी और चूँकि मेरा उद्देश्य सिविल सर्विस था, इसलिए मैंने पीएससी की तैयारी लगातार करती रही और एमपीपीएससी 2017 के द्वारा मेरा चयन डीएसपी पद पर हुआ। मैम, अधिकतर महिलाओं का सोचना होता है कि शादी के बाद वह करियर पर फोकस नहीं कर पाती, लेकिन आप उनके लिए प्रेरणा है, क्योंकि आपका चयन शादी के बाद ही सब इंस्पेक्टर और उसके बाद डीएसपी के पद पर हुआ था। तो आखिर आप मैनेज कैसे करती थी, थोड़ा बताइए इसके बारे निश्चित रूप से मैं इसमें सभी महिलाओं, सभी बच्चियों को ये बताना चाहूँगी, शादी कोई भी करियर में कोई भी बाधा नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। शादी से कहीं न कहीं आपके परिवार जो आपको मिलता है, वो भी आपके सपोर्ट में अगर है, तो ये कोई चुनौती आपके रूप में सामने नहीं आती है, बल्कि वो भी आपके लिए सकारात्मक भूमिका का ही निर्वहन करते हैं। मैम, आप मैनेज कैसे करती, क्योंकि क्योंकि शादी भी हो गई थी, परिवार को भी देखना था, एसआई की जॉब भी थी, इसके बाद फिर आपने एमपीपीएससी की तैयारी की, अब डीएसपी बनी, बच्चा भी आपका है, तो कैसे मैनेज करती थी आपने सब चीज़ें? सब इंस्पेक्टर रहने के साथ-साथ और बच्चा होने के साथ-साथ अगर मैं डीएसपी पद पर चयनित हो पाई हूँ, तो इसमें दोनों ही मेरे परिवार का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने निर्वहन की है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे माता-पिता का, मेरे ससुराल पक्ष के माता-पिता तथा मेरे पति का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि परिवार आपके साथ खड़ा है, तो आपको किसी भी समस्या में का समाधान आसानी से किया जा सकता है। मतलब अगर परिवार का सहयोग मिल जाए तो ये किसी भी चुनौती को सामना कर सकते हैं और आसानी से सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, आपने जब एसआई बनी थी, तो एसआई के लिए कुछ खास तैयारी की थी आपने? चूँकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, तो उस तैयारी में हम जीएस पढ़ते हैं और जीएस ही इसमें आता है, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी जीएस आता है, तो मुझे अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। हाँ, ज़रूर मैं फिज़िकल मेरा बेस नहीं था, फिज़िकल्स में कभी कमज़ोर थी, तो रिटन एग्ज़ाम के पश्चात मैंने फिज़िकल के लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट 2 महीने किए थे और चूँकि सब इंस्पेक्टर में फिज़िकल होता है, रिटन होता है, उसके पश्चात इंटरव्यू पश्चात फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फिज़िकल के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने पड़े थे। रिटन में मेरी एमपीपीएससी की तैयारी ही सहयोग की थी। मैम, एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में बताइए, आपकी आप कितने घंटे पढ़ती थी, किन किताबों से पढ़ती थी, क्या किया? चूँकि मैं सब इंस्पेक्टर भी थी और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी थी, तो घंटे तो मैंने कभी गिने नहीं। लेकिन मेरा जितना भी समय था, जितना भी समय मुझे मिलता था, मैं अपना पूरा समय सिस्टमैटिक कोशिश करती थी कि मेरा 1 सेकंड भी फालतू वेस्ट ना हो। चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चों के लिए विचलन का बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस समय मैं मोबाइल से भी पर्याप्त दूरी बनाकर रखती थी। अपने पूरे 24 घंटे को मैं सिस्टमैटिक प्लान करके मैंने तैयारी की। तो जो मेरा ऑफ़िस टाइम रहता था, उसके बाद जो मेरा घर का टाइम होता था, वो अगर सोने-खाने से निकाल दिया जाए, तो वो पढ़ाई में ही जाता था। मैम, आप किन किताबों का अध्ययन करती थी, और क्या आप कोचिंग को ज़रूरी मानती हैं? जहाँ तक कोचिंग का प्रश्न है, मैंने तो कोचिंग की है। मैंने रीवा में ही डॉक्टर देवेंद्र मिश्र जी की कोचिंग से मैंने एमपीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी की है। लेकिन ये आवश्यक कोचिंग को मैं आवश्यक नहीं मानती, लेकिन हाँ, कोचिंग हमारी पढ़ाई को कहीं न कहीं आसान बना देता है, हमारा जो टारगेट है, उसको आसान बना देता है। एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। कोचिंग के बिना भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कोचिंग के बिना भी सेलेक्ट हुआ जा सकता है। मैम, वो किताबों के बारे में कुछ बता दीजिए, किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए? जहाँ तक पुस्तकों का सवाल है तो जो सब्जेक्ट है जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पहले ऑथेंटिक जो ऑथर की बुक है पर्टिकुलर राइटर की बुक है वो हमें करनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक हमें करनी चाहिए जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और चूंकि आजकल एमपीपीएससी के बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो बच्चे उन नोट्स की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो उनके बच्चों के लिए मेरा ये कहना है पहले हमें हर सब्जेक्ट की जो ऑथेंटिक राइटर की बुक है उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। उसके पश्चात ही अन्य नोट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे कि संविधान की लक्ष्मीकांत है और ज्योग्राफी की वर्णवाल है। इसी तरह हमें जो पर्टिकुलर राइटर की बुक हमें पहले प्रेफर करनी चाहिए। मैम, इंटरव्यू के लिए भी कुछ खास तैयारी करनी चाहिए कि जरूरी नहीं?
जब हम एमपीपीएससी के मेंस और प्री की तैयारी करते हैं तो अपने आप में हमारे इंटरव्यू की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। उसमें अलग से हमें अपना बेसिक बैकग्राउंड है और स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उस पोर्शन की मुझे तैयारी करनी पड़ी थी। साथ ही केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए और बोलने की शैली और का उसमें इफेक्ट पड़ता है। बाकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए अलग से कोई विशेष आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई थी। मैम आप 2012 में एसआई के पद पर आपका चयन हुआ था, तकरीबन 2018 17-18 तक थी। तो आप एसआई की जॉब में ज़्यादा मेहनत मानती है कि टीएसपी वाली जॉब में? अब चूँकि पुलिस विभाग में ही थी, मैं पहले सब इंस्पेक्टर में भी मैं पुलिस विभाग में ही थी। पुलिस विभाग अपने आप में ही 24 घंटे की सेवा है, निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन अभी मैं चूँकि मैं सब इंस्पेक्टर में डीएसबी में थी, ऑफ़िस में थी, तो मुझे जो फील्ड में जो बर्डन रहता है उससे मैं दूर थी, इस वजह से मुझे समय मिला और मैं पीएससी के लिए समय निकाल पाती थी। निश्चित तौर पे फील्ड में सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा बर्डन है एज़ अ डीएसपी। मैम जब आपकी शादी हुई थी तब आपके मन में ये ख्याल आया था कि अब शादी हो गई, तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसा क्या है, इस तरह के ख्याल आते हैं? कुछ आया था आपके दिमाग में ऐसा कुछ उस समय? मुझे तो जहाँ तक लगता है शादी मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, आगे तैयारी करने के लिए और आगे कुछ बनने के लिए। मैं सभी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि मुझे शादी कहीं कभी भी मेरे दिमाग में बाधा के रूप में नहीं आई। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे माता-पिता का कभी ये मानना नहीं था कि हम शादी कर दिए तो आगे तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो पढ़ाई को लेके मुझे शादी कभी बाधा नहीं बनी। मैम महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब को आप क्या मानती हैं, बेहतर है कि कैसा है? जहाँ तक महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब है, मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब एक बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि इससे ना केवल हमारे स्वयं के स्वाभिमान और स्वयं के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पहले जैसे बच्चियाँ रहती हैं डरी सहमी, उससे ज़्यादा मजबूत आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और साथ ही महिलाएं जो कि पुरुषों की तुलना में कहीं न कहीं अधिक संवेदनशील होती हैं, तो जो हमारे सामने पीड़ित महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो हम उनको अधिक संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं और उनकी समस्याओं का कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ निराकरण कर पाते हैं। तो महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, चूँकि 24 घंटे की नौकरी होती है और महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है, तो ये एक चुनौती के रूप में रहती है, लेकिन अगर परिवार सपोर्ट करता है, तो काफ़ी कुछ समस्याएँ हल हो जाती हैं। मैम जॉब के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आती है? जब जॉब में रहती है कुछ चुनौती आती होगी आपके सामने कि? कई बार ऐसा होता है पब्लिक डीलिंग के दौरान ये चीज़ें आती हैं। आजकल सोशल मीडिया है, हर चीज़ में छोटी-छोटी बातों में भी कई बार हमारे उसके बड़े रूप में नेगेटिव रूप में सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारी वाक शैली अच्छी है, हम सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, अपने पदी दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं, तो इन चुनौतियों का सामना भी आसानी से किया जा सकता है। मैम अधिकारियों का महिला पुलिस के प्रति क्या रवैया रहता है, मतलब दबाव रहता है, कैसा रहता है? जहाँ तक मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ में, अधिकारियों का महिला-पुरुष को लेके कोई अलग से विचार नहीं रहता। वो उनको तो वो स अगर आप अपने कर्तव्य को निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, पूरे उत्तरदायित्व के साथ कर रहे हैं, तो वो महिला-पुरुष में कोई भेद नहीं है इस विभाग में। मैम आपने बीएमएस किया था तो इस बात का आपको क्या मलाल है कि हम डॉक्टर भी बन सकते थे, ऐसा कुछ? मैं अभी भी डॉक्टर हूँ, मुझे बिल्कुल जी जी। मलाल नहीं है और अभी मैं अपने आप को डॉक्टर ही मानती हूँ और उसका मुझे बेनिफिट है कि अपने घर में कई छोटी-मोटी बीमारियों में मुझे जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज ही है। मैम आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता, अपने पति और अपने दोनों पक्ष के माता-पिता को और अपने बच्चे को देना चाहूँगी, जिसने 3 साल बचपन से ही मेरा स्ट्रगल देखा है। मैं कहीं न कहीं अपने पढ़ाई की वजह से उसको जितना समय देना चाहिए, उतना समय मैं नहीं दे पाई हूँ। इसके लिए मैं उसके लिए हमेशा से क्षमा प्रार्थी भी रहूँगी। मैं अपने परिवार को पूरा दायित्व देना चाहती हूँ। मैम ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। कई लोगों का 1 साल में हो जाता है, कई लोगों का 4-5 साल में भी नहीं हो पाता। आप क्या कारण मानती हैं? मैं ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी परीक्षा या किसी भी पद को पाने की आपके अंदर जितनी आग है, जितनी लगन है, वही आपकी सफलता निर्धारित करता है। आप कितनी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये आपको आपकी सफलता के नज़दीक ले जाता है। हो सकता है आपको प्रथम प्रयास में सफलता ना मिले, उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना है। अगर उससे हमें प्रेरणा लेके जो हमारी गलतियाँ रह गई हैं, जो हमने कमियाँ की थी, उनको हमें सुधारते हुए आगे बढ़ना है। उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मेरा कहना है कि सबसे पहले हमें अपने जो भी सिलेबस है,
उसको सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। उस सिलेबस में से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने 12th तक की पढ़ाई में पढ़ी हुई होती है। तो उन जो हमारे लिए ईज़ी रहता है उसको अलग करते हुए, जो हमारे लिए टफ़ है उनको अलग करते हुए सिस्टमैटिक ढंग से समय का प्रबंधन करें, टाइम को मैनेज करें और बाँटें, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम तैयारी के दौरान कई बार जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं वो कभी हताश हो जाते हैं कि अरे नहीं हो रहा है, निराश हो गए, तो घंटों पढ़ाई करते, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहिए? निराशा तो आती रहती है, असफलता जीवन में आती रहती है, लेकिन हमें उससे हताश नहीं होना चाहिए। अगर हम उससे हताश होके अगर हम एक अटेम्प्ट खराब करते हैं, तो आपके लिए अगले अटेम्प्ट में नए उतने दुगने बच्चे आपके कॉम्पिटिशन के रूप में आगे आ जाते हैं। अगर आप हताश होके उस सीढ़ी को वहीं पे समाप्त कर देते हैं, तो हो सकता है वही बच्चा जो दूसरा बच्चा जो लगातार प्रयास कर रहा है, आज नहीं तो कल वो सफल होगा। तो प्रयास निरंतर करते रहें, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसे बच्चों के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। बहुत बढ़िया। मैम, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य को पर केंद्रित होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समय को मैनेज करें और सोशल मीडिया, मोबाइल की दुनिया में अपने समय को उस ओर न वेस्ट करते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें और सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाएँ। एग्ज़ाम सभी व्यक्ति दे रहे हैं, हर व्यक्ति वही आंसर लिख रहा है, उसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, लेकिन आप उस आंसर को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उस आंसर को कितना बेहतर बना पा रहे हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से, करंट अफेयर्स, करंट डाटा के माध्यम से, ये आपके उत्तर को और अच्छा निखार सकता है और आपको सफलता के नज़दीक ला सकता है। मैम, आज के युवाओं की आप सबसे अच्छी बात और सबसे गलत बात क्या मानते हैं? युवाओं की जो सबसे अच्छी बात है, वो कहीं न कहीं उनका जो आईक्यू लेवल है और चूँकि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो कहीं न कहीं हमारे तुलना में उनका आईक्यू काफ़ी बेहतर होता है, समझने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन हाँ, चूँकि सोशल मीडिया है और के कारण और आजकल बच्चे नशे की ओर भी आसानी से गलत संगत में पड़कर आसानी से उस ओर चले जाते हैं, जिससे जो उनका मेन उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य से हट जाते हैं। धन्यवाद।